पिछले वाले क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था? होमवर्क ये था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना था। कहाँ पर? मून पर का, है ना। और हमने कहा था कि फॉर्मूला आपका सेम लागू होता है, g इज इक्वल्स टू यानी कि स्मॉल g बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे आपको मून का मास, मून का रेडियस दोनों पुट करके और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू पुट करके आपको जी का वैल्यू निकालना था, यानी कि स्मॉल जी का वैल्यू निकालना था। खैर चलिए एक बार दोबारा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। आपका आंसर गलत है कि सही है उसको हमको नहीं पता, लेकिन आप इसको एक बार मैच कर लेंगे, ठीक है। सुनिए ध्यान से। तो आप चाहें तो इसको एक क्वेश्चन के रूप में भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। तो जो हम लोग, अच्छा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो जी का वैल्यू है ये कहाँ पर है? धरती पर। लेकिन मून पर जी का वैल्यू क्या है, इसके लिए हम लोग आज निकालेंगे। और फॉर्मूला सेम है। क्या कहा था हमने पिछले क्लास में? फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, बस वैल्यू में चेंज है ना। चलो तो आप इसके लिए एक क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं उतना नहीं आएगा। सुनिए ध्यान से। तो आप बेसिकली एक इसको लेकर एक क्वेश्चन क्रिएट कर लीजिए कि क्वेश्चन लिखिए व्हाट, कोई पेपर है? क्वेश्चन लिख लो और इसको सॉल्व भी करना इसको, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसको लिखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं ड्यू टू ग्रेविटी मून पर, ठीक है। तो क्वेश्चन आप क्रिएट कीजिए कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन what is the acceleration due to what is the acceleration due to gravity on moon क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर अभी हम लोग निकालेंगे। फटाक से लिखिए जल्दी एकदम फटाफट। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, यानी कि स्मॉल जी का वैल्यू आपको निकालना है किसके कॉन्टेक्स्ट में? मून के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। चलिए तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है? देखिए इसका सॉल्यूशन, चलो ब्लू से लिख देते हैं। आपका कहना है कि ब्लू से ठीक दिखता है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए, वैल्यू क्या है स्मॉल जी को निकालने का? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखते भी चलिए कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है युवराज? कैपिटल जी का 6.7 10 टू द पावर माइनस 11। 6.7 हम लोग सहूलियत के लिए लेते हैं, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो लिखेंगे। सुनिए ध्यान से। कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग 6.7 लेते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए 6.7, ये एग्जाम में पूछता है, सुन लीजिए ध्यान से। इसको अर्थ का निकालना बड़ा कॉमन सा बात है, कोई भी बच्चा निकाल देता है ना। लेकिन मून के बारे में आपसे पूछेगा, जरूर पूछेगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अर्थ के बारे में तो नॉर्मल सी बात है, क्लास में भी टीचर बता देते हैं पढ़ाते, लेकिन मून के बारे में जानते तो हैं टीचर, ऐसा बात नहीं, लेकिन बताते नहीं है बेसिकली। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और टीचर हमेशा क्वेश्चन उसी को ढूंढता है, वही क्वेश्चन ढूंढता है, उसी क्वेश्चन पेपर में देता है जहां पे कि बच्चे का ध्यान जल्दी जाता ही नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? तो मून के बारे में जल्दी कोई बताता नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं कोई क्लास में डिस्कस करता है, लेकिन आप इसके बारे में जानिए, ठीक है। तो कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 में, ठीक है। और इसको लिखने का और भी तरीका हमारे पास है, आपको मालूम है। चलिए उसके बाद फिर आपको ये मास लेना है। किसका मास लेना है? ये मास हम लोग ले रहे हैं मून का, याद रखिएगा। m बराबर मून का मास कल अपने बताया था 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। देखिए इतना है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, ये मास है मून का, ठीक है। आगे उसके बाद रेडियस, किसका रेडियस हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं? मून का रेडियस लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मून का रेडियस होता है, आपके बुक में दिया हुआ है
1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ये कहाँ पे दिया हुआ है आपका? ये आपका पेज नंबर 137 में एक टेबल बना हुआ है, टेबल 10.1 में 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, चलिए। तो इस फॉर्मूला के लिए जो चीज़ हमको चाहिए था, क्या वो चीज़ मिल गया? बिल्कुल मिल गया। अब बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, जरा देखिए ध्यान से। गौर से देखेंगे आप लोग। यहाँ G बराबर GM/R², बस इसी पे आपको वैल्यू पुट करते चले जाना है और आपको आंसर निकालते चले जाना है। चलिए देखते जाइए ध्यान से। G का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11। अब इसका ना ऐसा यूनिट मत लिखिए, चाहे तो आप लिख सकते हैं लेकिन मत लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटू m यानी कि मास ऑफ द अर्थ, सॉरी मास ऑफ द मून कितना है? 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई r², यानी कि मून का जो रेडियस है उसका स्क्वायर करना है आपको। कितना है? 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर का स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए अब एक्सपोनेंट चैप्टर याद कीजिए जल्दी। ये भी 10 का पावर है, ये भी 10 का पावर है, तो बेस सेम हुआ, और जब बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग ऐड करते हैं। तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा? एक प्लस में है पावर, एक माइनस में है पावर, 11, 10⁻11 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए, जिसका काम अभी आपने नहीं किया उसको पहले लिख दीजिए। 6.7 इंटू 7.4, इसका काम नहीं किया था आपने, इसको लिख दिया। इसका काम नहीं किया, इसको लिख दिया। इसका और इसका आपने काम किया, इसको आपने सॉल्व किया, तो आपका आया 10⁻11। ठीक है, आगे डिवाइडेड बाई, ये देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से, ये वाला आपका हो गया है। चलो 10⁻6 है ना, इसको बाहर निकाल लो, है ना। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1.74 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है आपका। चलिए यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए देखिए अब उसके बाद। अच्छा, एक चीज और आपने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा है कि जब 10⁻ कुछ भी हो जो कि डिनोमिनेटर में हो, उसको ऊपर भेजते हैं तो उसका पावर माइनस में हो जाता है। तो चलिए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। 6.7 इंटू 7.4 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻−12। क्यों लिखे -12? क्योंकि इसको हमने ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो नीचे क्या बच गया हमारा? नीचे बचा हमारा इसका स्क्वायर, 1.74 का स्क्वायर। तो क्या हम लोग इसको 1.74 इंटू 1.74 दो बार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर था भाई, तो दो बार लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ध्यान से, बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होंगे? ऐड होंगे। तो इसका वैल्यू बताइए जल्दी फटाक से, इन दोनों का सॉल्व करके। कैसे 23 भाई? एक प्लस में है, एक माइनस में है, ऐड करना है। -1, वेरी गुड, 10⁻−1। तो आप लिखेंगे 6.7 इंटू 7.4 इंटू 10⁻−1 डिवाइडेड बाई 1.74 इंटू 1.74। यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए। चलो अब एक चीज हमने आपको हर बार कहा है कि जब भी मैथ का सॉल्व करो सवाल, या फिर फिजिक्स का, या फिर किसी भी चीज का, डेसिमल से हमेशा बचो, है ना, क्योंकि बड़ा खतरनाक होता है। तो डेसिमल को हटाओ जल्दी सबसे पहले। तो अब इसको देखते जाइए और यहाँ पे देखिए ध्यान से, 6.7 है तो क्या हम लोग इसको 67/10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है ऊपर में देखिए 7.4 है, तो क्या हम लोग इसको 74 नीचे में 10 कर सकते हैं? पॉइंट को हटा रहे हैं बेसिकली हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऊपर में 10⁻−1 है, उसको सेम रहने दीजिए, इंटू 10⁻−1। ठीक है, अब नीचे वाला का पॉइंट हटाइए, कितना है? 1.74। तो इसको जब हम लोग हटाएंगे तो क्या आप लिखेंगे? 174, लेकिन ऊपर में मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 100 से। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट था। ठीक है, उसके बाद फिर से
फिर से है हमारा 174, तो फिर से आपको ऊपर में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, फिर से 100 से करना पड़ेगा। तो यहां पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर बेसिकली हम लोग अपने पॉइंट को हटा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो नीचे वाला का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाला का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो हमने यहाँ पे किया है ना। चलिए अब यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, क्या बचा, जो बचा उसको लिखिए, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 67 इंटू 74 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 100 है तो क्या हम लोग इसको 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आगे नीचे क्या बचा, 174 इंटू 174। चलिए और आगे देखिए एक बार, यहाँ पे देखिए बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी। 10 का पावर 1, लेकिन 10 का पावर उनका कोई मतलब नहीं है, तो केवल 10, केवल 10, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे लिखिए 67 इंटू 74 इंटू 10 टू द पावर 1, तो 1 तो हम लोग बेसिकली लिखते नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 174 इंटू 174, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, चलो कहाँ पे कर दे, यहीं पे कर लो, 67 इंटू 740 कर लो, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 740 हो गया, डिवाइडेड बाई 174 इंटू 174। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया है हार्ड थोड़ा सा, तो इस कैलकुलेशन को जब आप करेंगे 67 इंटू 740 है, ठीक है, 174 इंटू 174 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आप घर पे भी इसको कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आपके सामने आंसर आएगा 1.63, हालांकि ये थोड़ा सा और लंबा आएगा, 1.632579 इस प्रकार का कुछ और आगे आएगा, लेकिन सहूलियत के लिए हम लोग केवल 1.63 ले लेते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट के साथ लिखना पड़ेगा आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जरा हमको यहाँ पे एक बात बताइए जल्दी फटाक से, कि ये जो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ये किसका वैल्यू आया, हैंस स्मॉल जी बराबर 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो जी का वैल्यू आया है, ये जी का वैल्यू किसके ऊपर आया है, मून के ऊपर, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया आपका जी का वैल्यू मून के ऊपर, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये कहता क्या है। सॉल्व करना बड़ा आसान बात होता है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेना चाहिए आपको कि ये कहता क्या है 1.63, है ना। सुनिए ध्यान से, जैसा कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था अपने अर्थ का स्मॉल जी, उसमें आया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आप धरती पे ऐसे गिराएंगे तो उसमें हर सेकेंड उसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का इजाफा होता रहेगा, जिसके कारण इसका गिरने का स्पीड बढ़ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बताता था हमारा अर्थ वाला। तो बताइए ये क्या बता रहा है, ये भी तो वही चीज बता रहा है। तो मून पे यदि आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो किस स्पीड से नीचे आएगा, 1.63 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत कम है। इसीलिए आएगा बहुत कम, धीरे धीरे, बात समझ में आ रही है। मतलब ये कि 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपका वैल्यू आएगा, ये वैल्यू इतना कम है कि आदमी अक्सर जो है ना आपको मून पे उड़ता हुआ ही नजर आता है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा वो उड़ता ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस बात को याद रखिए आप कि हमेशा आप मून पे उड़ते हुए नजर नहीं आते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब आप मून के लैंड पर इजीली लैंड कर जाते हैं। लेकिन अधिकतर हम लोग को मूवी में क्या दिखाया गया है, हम लोगों को मूवी में अधिकतर क्या दिखाया गया कि आदमी उड़ रहा होता है। लेकिन आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक फोटो भी ऐसा जरूर देखा होगा जिसमें कि आदमी मून पे खड़ा है अस्थिर से, जरूर देखा होगा आपने। क्या कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो ये अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। अर्थ जिस स्पीड से घिसता है किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे,
उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी मून 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मून का आया है, यही हमने आपको कल होमवर्क दिया था। कोई दिक्कत? चलिए, अब इतना तो हम लोग कर लिए, ठीक है ये क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन हमको करवाने का और मन कर रहा है। एनसीईआरटी में नहीं है, हो सकता है होगा, पिछले वाले जो एक्सरसाइज बाद में दिया रहता है होगा, खैर बाद में देखेंगे उस चीज को, लेकिन मेरे माइंड में वो क्वेश्चन आ रहा है तो हम करवा ही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप क्रिएट कीजिए, क्वेश्चन क्रिएट कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताएंगे। व्हाट इज, क्या हो गया, क्वेश्चन लिखिए फटाक से। यहां तक हो गया, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 2 आप भी लिखिए, अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। दोनों के बारे में आपने पढ़ा, कोई दिक्कत? चलिए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, चलिए हम भी लिख लेते हैं। व्हाट इज द, व्हाट इज द, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल जब भी आता है तो आपको मालूम है 2 कॉलम बनाना है, एक कैपिटल जी का और एक स्मॉल जी का। बना लीजिए फटाफट। चलिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, इधर आप लिखिए इसका आंसर में, इधर कैपिटल जी लिख लीजिए, इधर आप स्मॉल जी लिख लीजिए। बीच में ये बैरियर लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है कैपिटल जी और स्मॉल जी का डिफरेंस, दोनों का। ठीक है, चलिए कौन बताएगा सबसे पहला डिफरेंस? वेरी गुड, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और वो वेरी गुड, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप ही लोग बताएंगे, हम लिखेंगे बस। ठीक है, चलिए, तो पहला जैसा कि यहाँ पे कहा गया आप लोगों के द्वारा कि इट इज द यूनिवर्सल, इट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, तभी तो हम करवा रहे हैं, है ना, वैल्यूएबल क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। नहीं करवाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम करवा रहे हैं ना। क्या नहीं हुआ, लेकिन पूछ दिया तो, है ना, ये वाला हुआ था, ये वाला, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको लिख लीजिए, इट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यही तो है ये हमारा। क्या इसके अलावा कुछ कहते हैं क्या इसको? इट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। उसके बाद ये क्या है आपका? इट इज द एक्सेलरेशन, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला का दोनों पहला हो गया। चलिए उसके बाद दूसरा डिफरेंस आप ही लोग बताइए, दोनों का वैल्यू, है ना। चलिए सही बात है, वैल्यू भी लिखना चाहिए। इट्स वैल्यू इज, कितना है इसका वैल्यू? 6.6 वाला लिखिए, 6.7 वाला, 6.7 वाला इस्तेमाल करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में, लेकिन इसका वैल्यू यदि पूछा जाए तो 6.673 बोले। ठीक है, तो 6.673 इंटू -11, बस इतना ही लिखिए। आपको लग रहा होगा सर इसका यूनिट क्यों नहीं लिखेंगे? यूनिट तीसरे वाले में लिख देंगे, वो भी एक डिफरेंस है ना। चलिए उसके बाद इसका लिखिए, इट्स वैल्यू इज 9.8। अच्छा, क्या 9.8 लिख दिए तो क्या हर एक के लिए हो गया ये?
नहीं, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ऑन दी अर्थ, है ना, क्योंकि अर्थ के लिए केवल इट्स वैल्यू इज 9.8 ऑन दी अर्थ। हाँ, मून का लिखेंगे तो यहाँ पे ऑन दी मून लिखेंगे, लेकिन मून का लिखने नहीं जा रहे हम लोग, है ना। चलिए दूसरा डिफरेंस हो गया। हाँ, ऐसा यूनिट लिखेंगे तीसरे में। हाँ तुम बोलो। इट्स SI यूनिट इज, बताइए। हाँ हाँ, वेरी गुड। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, इसका ये होता है ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट सीखा, वेरी गुड। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों का ऐसा यूनिट आपके सामने है, ठीक है, वैल्यू भी आपके सामने है, और इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो भी आपके सामने है। स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो हर जगह वही रहता है, लेकिन स्मॉल जी का अलग-अलग होता है। वेरी गुड, फिर ठोको उसका जल्दी, धीरे धीरे। हाँ बस, यानी कि जैसा कि अभी युवराज बताया कि कैपिटल जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, मतलब कि हर एक जगह पे ये चेंज नहीं होता है, हर जगह फिक्स रहता है ना, बट ये चेंज रहता है अकॉर्डिंग टू प्लेस, चेंज होता है ये। तो आप यहाँ पे लिखिए इट कैनॉट, ऐसे लिखिए इट्स वैल्यू can't be changed according to the place। इट्स वैल्यू कांट बी चेंज अकॉर्डिंग टू दी प्लेस, यानी कि प्लेस के अनुसार से इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, हर जगह पे ये सेम रहता है, इसीलिए उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, जैसे अर्थ पे कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, जुपिटर पे कुछ और होगा, उसके बाद मार्स पे अलग होगा, यूरेनस पे, नेपच्यून पे, अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग वैल्यू हो सकता है। तो इसका लिखिए इट्स वैल्यू can be changed according, लिख दीजिए, according to the place। its value can be changed according to the place, यानी कि इसका वैल्यू according to the place, प्लेस के अनुसार से चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि पूछा जाए तो धरती पे 9.8 होता है, मून पे 1.63 होता है ना। चलिए इन दोनों सवाल में कोई समस्या, तो बड़ा वैल्यूबल सा सवाल था ये, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। चलिए अब एक सवाल मेरे माइंड में और आ रहा है, इससे पता चल जाएगा कि आप लोग घर में बुक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से, इससे पता चलेगा कि आप लोग घर में बुक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन। देखिए मेरा सवाल क्या है, पहले तो ये दोनों हो गया कंप्लीट, नहीं हुआ तो जल्दी करो, हो गया। चलिए सवाल मेरा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। पिछले वाले क्लास में यानी कि कल आपने पढ़ा कि धरती पर स्मॉल जी का वैल्यू अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, क्यों? क्योंकि उसका रेडियस अलग अलग है, पोल पे रेडियस कम है, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, इसके वजह से स्मॉल जी का वैल्यू धरती पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, ये आप कल जान चुके थे, है ना। लेकिन क्या धरती पर यानी कि अर्थ में क्या कहीं भी ऐसा जगह है जहां की स्मॉल जी का वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए? सेंटर, वेरी गुड, पॉइंट को पकड़ लिया, फिर ठोको उसका दोबारा, बस। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि धरती में, पूरे पृथ्वी पर एक जगह ऐसा भी है जहां पर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी का वैल्यू धरती पर 0 हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे। यानी कि धरती पे भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी का वैल्यू 0 होता है, और वो क्या है मालूम है? धरती का सेंट्रल पॉइंट, बीच वाला, ओरिजिन अंदर वाला पार्ट क्या कहते हैं? ज्योग्राफी में बताइए, हमको याद नहीं आ रहा।
ऐसा कुछ नाम है। खैर सुनो, खैर तो एक सवाल और क्रिएट कर ले। चलिए एक सवाल और क्रिएट कर लीजिए। सवाल क्रिएट कर लीजिए आप, कहाँ पे लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए। कैन द वैल्यू ऑफ, कैन CAN कैन द वैल्यू ऑफ can the value of acceleration due to gravity, can the value of acceleration due to gravity, ब्रैकेट में स्मॉल g लिख लीजिएगा। एकदम मक्खी का टांग लिख रही है, थोड़ा बड़ा वाला लिखो, समझ में आ रहा है। गजब है एकदम। देखें एक मिनट, तुमको समझ में आ रहा है? चलो तब ठीक है, लिखो तो। लेकिन जब टेस्ट लेंगे तो इतना छोटा मत लिखना। ठीक है, चलो लिखो। क्या बोल रहे थे? कैन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ब्रैकेट में स्मॉल g, ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ बी 0, क्वेश्चन मार्क दे दो। हालांकि क्वेश्चन मार्क तो हम लोग WH वाले में देते हैं, लेकिन यहाँ पे शुरुआत हो रहा है कैन से, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी दो भी, तो ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, बस सवाल कैन में होता है। हाँ, ग्रामर मेरा कमजोर है, सॉरी इसके लिए। खैर तो सवाल मेरा ये था कि कैन दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ब्रैकेट में स्मॉल g, बी 0, मतलब कि धरती पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या वो 0 हो सकता है? तो सवाल है हाँ, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, उसके लिए आपको एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। सुनिए ध्यान से। ओह हम तो लिखना ही भूल गए। कैन दी वैल्यू ऑफ, can the value of acceleration due to gravity on the earth, इसके बाद क्या था? B0, देखो B0। चलो आप लोग कहते हैं कि कैन से स्टार्ट होने वाले के बाद लगता है क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, लेकिन यदि गलत हो तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। ग्रामर मेरा सही में बहुत कमजोर है। तो कैन दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ बी 0, यानी कि धरती पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या 0 हो सकता है कहीं पर? तो जवाब है हाँ, ठीक है। अब देखिए कैसे, इसका आंसर आप लिख लीजिए। सवाल है यस, जवाब है यस। केवल इतना सा काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको इसमें समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे देखा जाए तो हमारा धरती ना कुछ इस प्रकार का है, अंडे के शेप का जैसा है हमारा धरती। और जैसा कि कल आपने पढ़ा था कि ये हमारा धरती का सेंट्रल पॉइंट है ना। ऊपर में हमारा रेडियस का लेंथ और नीचे में रेडियस का लेंथ छोटा सा होता है हमारा, ठीक है। और इधर हमारा इक्वेटर है, इसका रेडियस का लेंथ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आप यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट करके लिख लीजिए। ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, और ये हो गया आपका इक्वेटर। ईस्ट वेस्ट नहीं लिखने जा रहे हैं हम लोग, इक्वेटर लिख दिए। हालांकि आपको मालूम है इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। और ये आपको मालूम है क्या है, ये है आपका सेंटर, सेंटर, ठीक है। चलिए
अब जो हम सवाल पूछने जा रहे हैं उसका जवाब थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने आपको पढ़ाया है मैथ में, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद कीजिए हम लोग पॉइंट को लोकेट किस पे करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे, यानी कि कुछ हमारा इस प्रकार का होता है, ध्यान से देखिए इसको, होता है ऐसा, है ना। इसको हम लोग x और इसको x डैश कहते हैं, इसको y और इसको y डैश और इसको o यानी कि ओरिजिन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन, ORIGIN, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है, चाहे आपको इधर जाना हो, चाहे इधर जाना हो, चाहे इधर आना हो या उधर जाना हो, सबसे पहले आपको क्या नजर में रखना पड़ता है, ओरिजिन को, यानी कि सेंट्रल पॉइंट को। और याद कीजिए, क्या हमने कभी भी आपको ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से बताया है, 0,0, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इस ओरिजिन पे है, इसका मतलब कि वो बिल्कुल रेस्ट में है, यानी बिल्कुल उसका वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि ना ही वो ईस्ट की ओर जा रहा है, ना ही वेस्ट, ना ही नॉर्थ, ना ही साउथ। जब सेंट्रल पे कोई पॉइंट होता है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो वही चीज हम लोगों को यहाँ पे लागू करना है। तो मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, धरती के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे रख दिया, यानी कि ओरिजिन पे जाकर हमने रख दिया, ठीक है, ओरिजिन पे रख दिया। तो क्या क्या हमने धरती के रेडियस का इस्तेमाल किया, समझिएगा मेरे बात को ध्यान से, ठीक है। चलिए आपके सामने हम वैल्यू भी लिख दे रहे हैं, जैसे g बराबर क्या होता है, gm/r² होता है, ठीक है। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिए, हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, धरती के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे रखा। क्या हमने जरा सा भी धरती के रेडियस का इस्तेमाल किया, क्या नहीं किया। तो हमारा ऑब्जेक्ट अभी, ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना है, 0, यानी कि रेडियस हमारा कितना हुआ, 0। हमने जब ऑब्जेक्ट यानी कि हमने रेडियस का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो रेडियस का वैल्यू हमने क्या लिया, नहीं लिया, यानी कि रेडियस को जब हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो r बराबर 0, क्या। तो वही चीज हमारा यहां पे होगा कि ये तो g हमारा रहेगा कांस्टेंट, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ द अर्थ आपको मालूम है कितना था, 6 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस आपने क्या कर लिया, 0 लिया। तो अब हमारा बन जाएगा g बराबर gm/0, और इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना आएगा, कोई दिक्कत। तो धरती का ये सेंट्रल पॉइंट, धरती का ये सेंट्रल पॉइंट आपको कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देगा, 0 देगा। बात समझ में आ रही है। हालांकि यदि नीचे 0 होता है तो वो हमारा थोड़ा सा मीनिंगलेस होता है, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि मीनिंगलेस का मतलब क्या, 0 का कोई वैल्यू है क्या। मैथ कहता है हालांकि 0 का वैल्यू है, लेकिन फिलहाल मैथ में 0 का कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो धरती का एक ऐसा पॉइंट ये है, सेंट्रल पॉइंट, जहां पे यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू कितना होता है, ग्रेविटी 0 होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने यहां पे समझ लिया। तो क्या लिखा आपने कि कैन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ बी 0। तो जवाब है हाँ, लेकिन कहां पर, हाँ। तो यहां पे आप लिख लीजिए यस के बगल में, यस के बगल में कॉमा दे दीजिए, कॉमा। उसके बाद लिखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट, लिखिए उसके बाद यस के बाद कॉमा देके, व्हेन द ऑब्जेक्ट, when the object is placed, when the object is placed at the center of the earth, at the center of the earth, CENTRE, center of the earth, in this case, comma देखे, in this case the value of acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity will be equal to 0, will be equal to 0, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या लिखा है एक बार फिर से बोलिए शुरू से, यस कॉमा, सही बात है ना। चलिए, उसके बाद आपके पास यदि नीचे स्पेस बचा हुआ है जगह, तो
तो आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, इंडिकेट कर दीजिएगा हर एक पॉइंट को। ये आपका क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है इस जगह पर। ये आपका सेंटर भी है और यही आपका क्या है, यहीं पे आपका ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है। हाँ, अर्थ के अंदर जाके उसके सेंट्रल पॉइंट पे रखना पड़ेगा, बीचों बीच एकदम। वो तो खुला आसमान है ना। धरती के अंदर जाके आपको सेंट्रल पॉइंट पे यदि ऑब्जेक्ट आप रख देते हैं तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर 0 होगा। लेकिन देखो धरती हमारा कुछ इस प्रकार का है ना, ऊपर में तो एटमॉस्फेयर है, आपको नीचे जाना पड़ेगा, आपको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। और एक चीज और यहाँ पे आप कर सकते हैं कि ये सेंटर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आपको मालूम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। आप ये भी यहाँ पे लिख दीजिए समझने के लिए, ताकि आप जब भी इस डायग्राम को एक बार उठा के देखें तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आया? चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था जो कि हमने सोचा कि आपको करा दिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। चलिए, और भी क्वेश्चन का सिलसिला हमारा चलेगा, चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन ये को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है, सुने ध्यान से, टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, है ना। ये पेज नंबर आपका 135 में है। इसको हम लोग समझेंगे लेकिन अगले वाले क्लास में, ठीक है, अगले वाले क्लास में इसको हम लोग समझेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग एक सवाल ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आई होप आपको ये क्लास जो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया ये समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।